स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस बदलाव का एहसास है जिसने हमारी दुनिया को रातों रात बदल दिया। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी एक पुराने धर्रे पर चल रही है, वही सुबह उठना, तैयार होकर ऑफिस की भीड़ में खो जाना और फिर शाम को थकेहारे घर वापस आना। मेरा नाम कबीर है और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जब तक कि वो साल 2020 नहीं आया। वो एक ऐसा दौर था जब अचानक सब कुछ ठहर गया, लेकिन काम नहीं रुका। काम तो चल रहा था, पर उसकी शक्ल बदल गई थी। मैं अपने उस छोटे से कमरे में बैठा था, जिसे मैंने अपना मेकशिफ्ट ऑफिस बना लिया था। बाहर सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन मेरे स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस का शोर मचना शुरू हो गया था। उस वक्त हम सबको लगा था कि रिमोट वर्क सिर्फ घर से काम करना है, पर हकीकत में ये उससे कहीं ज्यादा था। हम सब अचानक एक डिजिटल वर्ल्ड के मुसाफिर बन गए थे, जहां बाउंड्रीज धुंधली हो गई थी। मुझे याद है, शुरुआत में सब कितना कूल लगता था। फॉर्मल शर्ट के नीचे पजामा पहनकर बैठना और कम्यूट का वो 2 घंटे का ट्रैफिक गायब हो जाना। लगता था आजादी मिल गई है, पर कुछ ही हफ्तों में वो आजादी एक अजीब सी घुटन में बदलने लगी। स्क्रीन पर दिखने वाले चेहरे अब सिर्फ पिक्सेल्स लगने लगे थे। वो जो ऑफिस की कॉफी मशीन के पास खड़ी होकर हंसी मजाक वाली बातें होती थी, वो अब डेड साइलेंस और फॉर्मल अपडेट्स में बदल गई थी। एक दिन की बात है, हमारी टीम की एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन थी। हम सब जूम पर थे, पर ऐसा लग रहा था कि हम एक ही लैंग्वेज तो बोल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की बात समझ कोई नहीं रहा। अचानक महसूस हुआ कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यानी साथ बैठना कितनी बड़ी चीज होती थी, जिसे हमने कभी वैल्यू ही नहीं दी। हमारे सीनियर मेंटोर, जिन्हें हम प्यार से सीडल मैम कहते थे, उन्होंने उस दिन मेरी उलझन को भांप लिया। वो अक्सर कहती थी कि जब लोग आंखों के सामने नहीं होते तो वो मरुस्थल की रेत की तरह हाथ से फिसलने लगते हैं, और तब हमें रीलॉन्च की जरूरत होती है। मुझे तब समझ नहीं आया कि काम तो चल ही रहा है, तो फिर से लॉन्च करने का क्या मतलब। पर फिर मुझे जेम्स की वो बात याद आई, जो एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट फर्म में काम करता था। जेम्स ने एक बार बताया था कि कैसे उसकी टीम की एक छोटी सी तालमेल की कमी ने एक हंसते खेलते परिवार का घर खरीदने का सपना तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीम के लोग एक ही पेज पर नहीं थे। वो सब साथ तो थे, पर सिंक में नहीं थे। मैम ने मुझे समझाया कि कबीर, ये रिमोट वर्क का जो रास्ता है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। हम अक्सर काम करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि काम कैसे करना है। इस पर बात करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने रिचर्ड हैकमैन के एक पुराने 60-30-10 रूल का जिक्र किया। वो कहती थी कि टीम की कामयाबी का 60% हिस्सा उस प्रीवर्क पर निर्भर करता है कि टीम कैसे डिजाइन की गई है, 30% उसके लॉन्च पर, और सिर्फ 10% उस रोजमर्रा के काम पर जिसे हम सब कुछ मान बैठते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम सब उस 10% के पीछे भाग रहे थे, जबकि बुनियाद तो हिली हुई थी। मेरे साथ काम करने वाला रोहन अक्सर चिड़चिड़ा रहता था। उसे लगता था कि काम का बोझ सिर्फ उसी पर है। दरअसल जब हम साथ बैठते हैं तो हमें दिखता है कि कौन कितना व्यस्त है, पर स्क्रीन के पीछे वहां तो सब इनविजिबल है। रोहन को लगता था कि मैं मजे कर रहा हूं, और मुझे लगता था कि वो जानबूझकर देर कर रहा है। यहां बात ट्रस्ट की आ जाती थी। मैम ने मुझे बताया कि ट्रस्ट भी अलग अलग रंगों जैसा होता है। एक होता है डिफॉल्ट ट्रस्ट, जो ऑफिस में साथ बैठते बैठते अपने आप बन जाता है, पर रिमोट वर्क में हमें पॉसिबल ट्रस्ट और स्विफ्ट ट्रस्ट की जरूरत होती है। स्विफ्ट ट्रस्ट का मतलब है कि हम पहले एक दूसरे पर भरोसा करें और फिर उसे साबित होने दें, ना कि पहले शक करें और फिर सबूत मांगे। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं और मेरी टीम उस स्ट्रेंजर की तरह बन गए थे, जिसका जिक्र समाजशास्त्री जॉर्ज सिमल ने किया था। वो मुसाफिर जो शारीरिक रूप से तो पास है,
पर मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत दूर। हम सब एक ही प्रोजेक्ट पर थे, पर हमारे बीच की साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। मैम ने एक बार कहा था कि अगर हमें इस नए दौर में जीतना है तो हमें अपने सेल्फ डिस्क्लोजर के दायरे बढ़ाने होंगे। यानी सिर्फ काम की बात नहीं, बल्कि इंसानी बात भी करनी होगी। ये बताना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरे घर में शोर हो रहा है हमें कमजोर नहीं, बल्कि एक दूसरे के करीब लाता है। वो दिन मेरी सोच में एक बदलाव लेकर आया। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ स्क्रीन की ओर नहीं देखूंगा, बल्कि उन चेहरों के पीछे छिपी इंसानी कहानियों को समझने की कोशिश करूंगा। आखिर ये रिमोट वर्क रेवोल्यूशन सिर्फ आजादी के बारे में नहीं था, ये अपनी जिम्मेदारियों को एक नए ढंग से निभाने के बारे में था। और ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो मुझे ये सीखना था कि इन डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि वो मुझे थकाए नहीं बल्कि मजबूत बनाए। पर वो बात फिर कभी, क्योंकि अभी तो मुझे अपने भीतर के उस बिखराव को समेटना था। उस शाम जब मैं अपनी कुर्सी से उठा तो ऐसा लगा जैसे मेरा सिर किसी भारी पत्थर के नीचे दबा हो। वो सिरदर्द साधारण नहीं था, उसे टेक एग्जॉशन कहते हैं, जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अभी भी वो जूम की छोटी छोटी खिड़कियां नाच रही थी। लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स करना मेरी आदत बन गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं स्क्रीन पर नहीं हूं तो शायद मैं काम नहीं कर रहा। मैंने अपने कैलेंडर को ऐसे पैक कर दिया था कि एक मीटिंग खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती थी, बिना किसी ट्रांजिशन टाइम के। ऑफिस में तो हम कम से कम एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलकर जाते थे। वो छोटा सा रास्ता भी दिमाग को शांत करने का मौका देता था। लेकिन यहां तो बस एक क्लिक और आप दूसरी दुनिया में। मैम ने एक बार कहा था कि डिजिटल टूल्स हमें अपनी शर्तों पर चलाने के लिए है, न कि हमें थकाने के लिए। उन्होंने मुझे समझाया कि सिर्फ इसलिए कि हमारे पास वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बात के लिए कैमरा ऑन करना जरूरी है। कभी कभी एक साधारण फोन कॉल या ईमेल भी वही काम कर सकता है, और वो भी बिना किसी मानसिक थकान के। मुझे याद है उन दिनों हमारी कंपनी में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई थी। हमारे मैनेजर थोड़े परेशान रहने लगे थे। उन्हें डर था कि कई लोग घर पर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या पालतू जानवरों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी की बात छेड़ी जो हमारे कीबोर्ड के स्ट्रोक्स और हमारे वेब पेजों को ट्रैक कर सके। उस विचार ने ही मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिग ब्रदर हमारे बेडरूम तक पहुंच गया हो। मैम ने इस पर बहुत गहरी बात कही थी कि जब आप कर्मचारियों पर निगरानी रखते हैं तो आप उस टीम वर्क की सबसे बुनियादी चीज यानी ट्रस्ट को ही खत्म कर देते हैं। एर्नस्ट हेमिंग्वे की वो बात उन्होंने मुझे याद दिलाई कि किसी पर भरोसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन पर भरोसा करें। निगरानी से आप शायद लोगों को काम करते हुए दिखा सके, लेकिन उनकी वफादारी और रचनात्मकता को आप कभी नहीं पा सकते। असली उत्पादकता तो तब आती है जब एक इंसान को ऑटोनॉमी महसूस हो, यानी उसे लगे कि वो अपने काम का खुद मालिक है। मेरी उलझने यही खत्म नहीं हो रही थी। हमारी टीम के बीच म्यूचुअल नॉलेज प्रॉब्लम घर कर चुकी थी। एक मीटिंग में जब मैम ने कोई नया आइडिया पेश किया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो हम सब परेशान हो गए। कुछ ने सोचा कि यह सन्नाटा मंजूरी है, तो कुछ को लगा कि शायद लोग सहमत नहीं हैं। दरअसल डिजिटल दुनिया में जब तक आप साफ साफ कुछ नहीं कहते, लोग अपनी अपनी धारणाएं बना लेते हैं। उस दिन मैम ने एक बहुत बड़ा सबक दिया, रिडंडेंट कम्युनिकेशन का। उन्होंने बताया कि रिमोट वर्क में एक ही बात को अलग अलग माध्यमों से दोहराना बुरा नहीं, बल्कि जरूरी है। जैसे अगर किसी मीटिंग में कोई फैसला हुआ है तो उसे एक ईमेल के जरिए भी साफ कर देना चाहिए, ताकि कोई गलतफहमी न रहे। एक रोज दोपहर को मैं अपने खाने की टेबल पर ही अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। मेरी पत्नी पास ही रसोई में कुछ काम कर रही थी और बच्चे कमरे में शोर मचा रहे थे। मुझे अचानक सीन की याद आई,
जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सीन की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो अपने काम से बहुत प्यार करता था, लेकिन घर की कंडीशंस ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। उसका ध्यान भटक रहा था, प्राइवेसी खत्म हो गई थी और उसे लगने लगा था कि वो वर्किंग फ्रॉम होम नहीं कर रहा, बल्कि लिविंग एट वर्क कर रहा है। जब ऑफिस और घर की दीवारें गिर जाती हैं, तो इंसान का खुद पर से नियंत्रण हटने लगता है। मैम अक्सर कहती थी कि रिमोट वर्क में हमें अपनी होम कंडीशंस को ऑफिस के काबिल बनाना ही होगा, वरना तनाव हमें खा जाएगा। हमारी टीम खुद को एजाइल कहती थी, लेकिन बिना एक दूसरे को देखे हम अपनी फुर्ती खो चुके थे। हम स्टैंड अप मीटिंग्स तो करते थे, लेकिन वो भी बोझिल होने लगी थी। मैम ने मुझे इस चुनौती से निकलने का एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि असली एजिलिटी सिर्फ आमने सामने बैठने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम कितनी तेजी से एक दूसरे के साथ सिंक हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें मीटिंग से पहले ही एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि गूगल डॉक्स पर अपने विचार लिख देने चाहिए। इससे मीटिंग के दौरान हमारा कीमती समय सिर्फ अपडेट देने में नहीं, बल्कि बड़े फैसलों पर चर्चा करने में बीतता। इस प्रक्रिया ने मुझे सिखाया कि प्रिपेयर अलोन एंड इन सिंक ही रिमोट वर्क का असली मंत्र है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि हमारे उसे इस्तेमाल करने के तरीके में थी। हम रिच मीडिया और लीन मीडिया के बीच का फर्क नहीं समझ पा रहे थे। मैम ने समझाया कि जब मामला पेचीदा हो, जैसे कि कोई बहस या बड़ा फैसला, तो वीडियो कॉल्स जैसे रिच मीडिया का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब बात सिर्फ जानकारी देने की हो, तो ईमेल या चैट जैसे लीन मीडिया ही काफी है। हम सब बेकार में हर छोटी बात के लिए घंटों वीडियो कॉल पर बिता रहे थे। उसी रात मैंने अपने लैपटॉप को बंद करते हुए एक अजीब सी शांति महसूस की। मैंने तय किया कि अगले दिन से मैं अपने कैलेंडर में मीटिंग्स के बीच में ट्रांजिशन टाइम रखूंगा। मैं हर बात के लिए वीडियो कॉल नहीं करूंगा। मैं अपनी टीम पर भरोसा करूंगा, न कि उनकी जासूसी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिमोट वर्क का मतलब सिर्फ ऑफिस की जगह बदलना नहीं था, बल्कि अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदलना था। पर यह तो बस मेरी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई थी। हमारी टीम में अभी भी बहुत से ऐसे लोग थे जो अलग अलग देशों और संस्कृतियों से आते थे, और उनके साथ जुड़ना अभी भी एक पहेली बना हुआ था। मुझे अभी यह सीखना था कि उन दूरियों को कैसे मिटाया जाए जो भूगोल ने हमारे बीच पैदा कर दी थी। पर उस चुनौती का सामना करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना था, क्योंकि कहानी का अगला अध्याय और भी गहरा होने वाला था। अगली सुबह जब मैंने अपना लैपटॉप खोला, तो एक अजीब सी घबराहट थी। हमारी टीम अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें लंदन से अनीता और टोक्यो से हिरोशी भी जुड़ चुके थे। उस दिन की पहली ग्लोबल कॉल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जो नेटवर्क की वजह से नहीं, बल्कि हमारे बीच की बढ़ती साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की वजह से था। हम सब एक ही स्क्रीन पर थे, एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मुझे वो बात याद आई जो मैम ने कही थी कि कैसे 1908 में जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल ने द स्ट्रेंजर के बारे में लिखा था। उन्होंने एक ऐसे मुसाफिर की कल्पना की थी जो हमारे बीच तो है, लेकिन सामाजिक और मानसिक रूप से हमसे बहुत दूर है। उस कॉल पर हम सब वही स्ट्रेंजर्स थे जो एक दूसरे की भाषा तो सुन रहे थे, पर उनके पीछे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे। अनीता की अंग्रेजी बहुत तेज थी। वो बीच बीच में ऐसे मुहावरे इस्तेमाल कर रही थी जो मेरे और हिरोशी के लिए बिल्कुल नए थे। मुझे लगा कि शायद वो हमें नीचा दिखा रही है, लेकिन असल में वो उसकी स्वाभाविक तेजी थी। इसे लिंगुआ फ्रैंका की चुनौती कहते हैं। अंग्रेजी भले ही बिजनेस की दुनिया की साझी भाषा बन गई हो, लेकिन हर किसी की इसमें महारत अलग अलग होती है। मैंने नोटिस किया कि हिरोशी ज्यादातर चुप था। मुझे लगा कि शायद उसे काम में दिलचस्पी नहीं है, पर हकीकत यह थी कि वो अपनी बात कहने के लिए सही शब्दों की तलाश कर रहा था। मैम ने एक बार तारिक खान की कहानी सुनाई थी,
जिनकी टीम में 18 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे। तारिक ने महसूस किया था कि जब लोग अपनी भाषा के आधार पर छोटे छोटे गुट बनाने लगते हैं तो अस वर्सेस देम वाली मानसिकता पैदा हो जाती है। यही मेरी टीम के साथ भी हो रहा था। हम अनजाने में सब ग्रुप्स बना रहे थे। लंदन की टीम अलग और मुंबई की टीम अलग। इन गुटों के बीच की दरारें, जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहा जाता है, गहरी होती जा रही थी। ये दरारें सिर्फ भूगोल की नहीं थी, बल्कि अनुभव, उम्र और भाषा की भी थी। मुझे याद है जब हमारी टीम में एक छोटी सी बहस हुई थी तो मुंबई के लड़कों ने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप पर बातें शुरू कर दी थी। हमने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी जिसमें अनीता और हिरोशी के लिए कोई जगह नहीं थी। ये व्यवहार टीम की एकता को दीमक की तरह चाट रहा था। जब मैंने इस बारे में मैम से बात की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, ये दरारें अपने आप नहीं भरेंगी। इसके लिए तुम्हें म्यूचुअल एडेप्टेशन मॉडल अपनाना होगा। उन्होंने समझाया कि इसमें 2 चक्र होते हैं, सीखना और सिखाना। पहला कदम है एब्जॉर्बिंग, यानी बिना किसी पूर्वग्रह के दूसरों को ध्यान से देखना और सुनना। मैंने महसूस किया कि मैं हिरोशी को सुन तो रहा था पर समझ नहीं रहा था। दूसरा कदम था आस्किंग, सवाल पूछना। उस दिन मैंने पहली बार हिरोशी से पूछा, हिरोशी, आपकी टोक्यो की ऑफिस की दिनचर्या कैसी होती है? आप लोग लंच ब्रेक में क्या करते हैं? वो एक छोटा सा सवाल था, पर उसने हमारे बीच की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसे डायरेक्ट नॉलेज हासिल करना कहते हैं, जो रिमोट वर्क में भरोसा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। मैम ने एक और जरूरी बात सिखाई, रिफ्लेक्टेड नॉलेज। ये इस बारे में है कि दूसरे हमें कैसे देख रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि जब मैं तेजी से हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर बोलता हूं तो हिरोशी को ऐसा लगता होगा कि मैं उसे जानबूझकर अलग रख रहा हूं। ये समझ एम्पैथी पैदा करती है। जब हमें पता चलता है कि हमारे व्यवहार का दूसरों पर क्या असर हो रहा है तो हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अनीता, जो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर थी, उसे भी ये सीखना था कि उसे अपनी आवाज की रफ्तार को कम करना होगा ताकि सब उसे समझ सके। हमने अपनी मीटिंग्स के लिए कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय किए। हमने तय किया कि कॉल पर कोई भी अपनी स्थानीय भाषा में बात नहीं करेगा, भले ही वो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही क्यों न हो, क्योंकि इससे बाकी लोगों को अकेलापन महसूस होता है। एक शाम जब मैं देर तक काम कर रहा था तो मैम का मैसेज आया। उन्होंने लिखा था, कबीर, लीडरशिप सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद रहने का नाम नहीं है। लीडरशिप वो है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोगों को सशक्त महसूस कराए। उन्होंने मुझे फ्रांसिस फ्राई, फ्रांसिस फ्रे और एनी मॉरिस एंड मॉरिस की परिभाषा समझाई कि एक सच्चा लीडर वो है जो अपनी मौजूदगी से दूसरों को अपनी ताकत का एहसास कराए और उस प्रभाव को तब भी बनाए रखे जब वो पास न हो। रिमोट वर्क में ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप अपने साथियों के पास जाकर उनका हौसला नहीं बढ़ा सकते। आपको अपनी डिजिटल मौजूदगी को ही इतना प्रभावशाली बनाना होता है कि आपकी टीम के लोग हर कदम पर आपके विजन को महसूस कर सके। मुझे अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा था। मैं अब सिर्फ टास्क पूरे करने वाला रोबोट नहीं रह गया था। मैंने महसूस किया कि रिमोट लीडर के तौर पर मुझे प्रेडिक्टेबिलिटी पैदा करनी होगी। मेरी टीम को पता होना चाहिए कि मैं कब उपलब्ध हूं, मैं उनसे क्या उम्मीद करता हूं और मेरे काम करने का तरीका क्या है। जब संचार साफ और स्पष्ट होता है तो प्रोफेशनल आइसोलेशन या अकेलेपन का एहसास कम होने लगता है। मैंने अपनी टीम के हर सदस्य के साथ अलग से बातचीत करना शुरू किया, सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि उनकी तरक्की और उनके सपनों को समझने के लिए। मुझे डर था कि शायद आउट ऑफ साइट होने की वजह से मैं उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाऊंगा, पर रिसर्च कहती है कि अगर लीडर जागरूक हो तो रिमोट वर्कर का करियर भी ऑफिस जाने वालों की तरह ही चमक सकता है। उस रात जब मैंने अपनी डायरी में आज के सबक लिखे तो मुझे महसूस हुआ कि दूरियां सिर्फ किलोमीटर में नहीं होती, वो हमारे विचारों में होती है। हम भले ही हजारों मील दूर बैठे हों,
पर अगर हम एक दूसरे की संस्कृति और भावनाओं को एब्जॉर्ब और टीच करने को तैयार हैं, तो हम एक मजबूत इकाई बन सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिमोट वर्क सिर्फ शांति और तालमेल का नाम नहीं है। कभी कभी दुनिया में ऐसे तूफान आते हैं जो आपके पूरे बिजनेस और टीम को हिलाकर रख देते हैं। मुझे अभी ये सीखना बाकी था कि जब कोई ग्लोबल क्राइसिस आए तो एक रिमोट लीडर के तौर पर मुझे कैसे खड़ा रहना है। वो दौर आने वाला था जब व्यूका की दुनिया मुझे अपनी चपेट में लेने वाली थी, पर उसकी चर्चा फिर कभी, क्योंकि अभी तो मुझे हिरोशी और अनीता के साथ अपनी नई दोस्ती का जश्न मनाना था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर कहानी का ये सफर एक नया मोड़ ले रहा है। क्या कबीर उस आने वाले वैश्विक संकट को संभाल पाएगा? वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। हमारी ग्लोबल टीम अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। हिरोशी अब कॉल पर अपनी बात रखने लगा था। अनीता ने अपनी रफ्तार को थोड़ा थाम लिया था और मुझे लग रहा था कि अब हम एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं। पर तभी एक ऐसा दौर आया जिसने मुझे ये सिखाया कि रिमोट वर्क सिर्फ सुविधा का नाम नहीं है, ये परीक्षा की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो एक क्रीपिंग क्राइसिस, यानी एक ऐसा संकट था जो धीरे धीरे दबे पाव हमारी टीम की खुशियों को निगल रहा था। कंपनी के अंदर कुछ बड़े बदलावों की खबरें उड़ने लगी थी। अफवाहें थी कि शायद एक बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग होने वाला है। ऑफिस में होते तो शायद हम कैंटीन में बैठकर एक दूसरे की आंखों में सच देख लेते, पर इस डिजिटल पर्दे के पीछे हर कोई अपनी अपनी असुरक्षा के साथ अकेला खड़ा था। मुझे लगा कि शायद मैं और काम बढ़ाकर, ज्यादा टारगेट्स देकर सबका ध्यान भटका पाऊंगा, पर मैं गलत था। मैं देख पा रहा था कि रोहन के काम की क्वालिटी गिर रही थी। अनीता के जवाबों में अब वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी और सब जैसे बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम जब मैं बहुत परेशान था तो मैम का कॉल आया। उन्होंने बिना किसी भूमिका के मुझसे बस एक सवाल पूछा, कबीर, क्या तुम अपनी टीम के साथ सेंस मेकिंग कर रहे हो? मुझे लगा कि शायद ये कोई नया कॉर्पोरेट शब्द है, पर मैम ने इसे जिस सादगी से समझाया उसने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में या कंपनी में उथल पुथल मचती है तो हर इंसान अपने दिमाग में एक कहानी बुनने लगता है। अगर तुम उन्हें सच नहीं दोगे तो वो अपनी डरावनी कहानियों से उस खाली जगह को भर देंगे। सेंस मेकिंग का मतलब है साथ बैठकर ये समझना कि आखिर हो क्या रहा है और इस बदलाव का हम पर क्या असर पड़ेगा। रिमोट लीडर के तौर पर मेरी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं उस अनिश्चितता के शोर में एक स्टेबलाइजर की तरह खड़ा रहूं। मैम ने मुझे समझाया कि संकट दो तरह के होते हैं, एक जो सडन होते हैं जैसे कोई प्राकृतिक आपदा या रातों रात हुआ लॉकडाउन, और दूसरे जो क्रीपिंग होते हैं जैसे ये अफवाहें या धीरे धीरे कम होता बिजनेस। दोनों ही स्थितियों में टीम को साइकोलॉजिकल सेफ्टी की जरूरत होती है। ये एहसास कि चाहे बाहर कुछ भी हो, इस डिजिटल कमरे के अंदर हम सब सुरक्षित हैं और एक दूसरे के साथ हैं। मैंने अगले ही दिन एक टीम कॉल बुलाई, पर यह कोई स्टेटस अपडेट वाली मीटिंग नहीं थी। मैंने सबसे साफ कह दिया कि आज हम काम की बात नहीं करेंगे। मैंने उन्हें अपनी असुरक्षाओं के बारे में बताया। ये माना कि हाँ, हालात थोड़े मुश्किल हैं और मुझे भी उतना ही डर लग रहा है जितना उन्हें। इसे ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां भगवान बनने की कोशिश नहीं करते बल्कि एक इंसान बनकर अपनी टीम के सामने खड़े होते हैं। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अपनी कमजोरी दिखाई, टीम का डर जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। हिरोशी ने अपनी चिंताएं जाहिर की। अनीता ने बताया कि उसे लग रहा था कि शायद उसे निकाल दिया जाएगा। उस दिन हमने साथ मिलकर उस क्राइसिस का सामना किया, न कि उससे भागने की कोशिश की। मैम अक्सर कहती थी कि संकट के समय में लीडर को रिसोर्स प्रोविजन पर ध्यान देना चाहिए। यहां रिसोर्स का मतलब सिर्फ पैसे या टूल्स नहीं थे, बल्कि इमोशनल रिसोर्स थे, यानी उन्हें यह बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूं
और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी वो सबसे पहले तुम तक पहुंचेगी। उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि हम रिमोट काम करने वाले लोग अक्सर इंफॉर्मेशन वैक्यूम में जीते हैं। जब हमें सही जानकारी नहीं मिलती तो हमारा तनाव बढ़ जाता है और उत्पादकता गिर जाती है। मैंने तय किया कि अब मैं अपनी टीम को हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रखूंगा, भले ही वो खबर बहुत अच्छी न हो, क्योंकि अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मैम ने मुझे एक बहुत गहरा सबक सिखाया कि संकट के समय में कम्युनिकेशन की मात्रा को दोगुना कर देना चाहिए। जब लोग दूर होते हैं तो उन्हें आपकी आवाज सुनने की, आपको स्क्रीन पर देखने की और आपकी मौजूदगी का एहसास करने की ज्यादा जरूरत होती है। हमें सिर्फ व्हाट यानी क्या करना है उस पर बात नहीं करनी थी, बल्कि व्हाई यानी हम ये क्यों कर रहे हैं और हाउ यानी हम मिलकर इसे कैसे सुलझाएंगे, इस पर जोर देना था। मुझे याद है रोहन ने एक बार मुझसे पूछा था कि भाई, क्या आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? उस वक्त मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था, पर मैंने उससे कहा, रोहन, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मुझे यह पता है कि जो भी होगा हम उसका सामना मिलकर करेंगे। उस एक वाक्य ने उस पर जो असर किया वो कोई बड़ा मोटिवेशन स्पीच नहीं कर सकता था। ये क्राइसिस लीडरशिप का असली सार है, भरोसा देना, वादा नहीं। हमें उस व्यू का यानी वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिग्युअस दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना था। मैम ने मुझे याद दिलाया कि एक लीडर का काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलने का साहस पैदा करना है। हमने अपनी मीटिंग्स का तरीका बदल दिया। अब हम चेक-इन्स को ज्यादा समय देने लगे। हमने एक दूसरे के निजी हालातों को समझना शुरू किया। किसके घर में कोई बीमार है, किसके बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, या कौन सिर्फ अकेलेपन से जूझ रहा है। धीरे धीरे उस क्रीपिंग क्राइसिस का बादल छंटने लगा। कंपनी में बदलाव हुए, कुछ चीजें हमारे पक्ष में रहीं और कुछ नहीं, पर एक चीज जो सबसे मजबूत होकर उभरी वो थी हमारी टीम की एकता। हमने ये सीख लिया था कि संकट सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं आते, वो ये दिखाने के लिए भी आते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। रिमोट वर्क में ये जड़ें फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल और रिलेशनल होती है। मुझे अब समझ आने लगा था कि एक रिमोट रिवॉल्यूशन का असली सिपाही वही है जो सिर्फ धूप में नहीं, बल्कि तूफान में भी अपनी टीम की नाव को संभालना जानता हो। पर इस तूफान ने मुझे थका भी दिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि लीडरशिप की ये नई परिभाषाएं मुझ पर एक मानसिक बोझ डाल रही थी। क्या मैं वाकई इतना मजबूत था? क्या मेरी अपनी वेलबीइंग कहीं पीछे तो नहीं छूट रही थी? मैम ने मुझे एक नई दिशा दी थी, पर उस दिशा में चलने के लिए मुझे पहले अपने आप को फिर से खोजना था। उस रात जब मैं सोने गया तो बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगा कि शायद हम सब भी उन बूंदों की तरह हैं, अकेले अकेले गिरते हुए, पर जब साथ मिलते हैं तो एक धारा बन जाते हैं। हमारी टीम अब उस धारा की तरफ बहना सीख रही थी, पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जिसने मेरे काम करने के पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देना था। वो एक ऐसी सीख थी जो किसी किताब के पन्नों से नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे कड़वे और मीठे अनुभवों से निकलकर आने वाली थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर कबीर की ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन था। मैं अभी भी उस ग्लोबल क्राइसिस के असर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी मुझे एहसास हुआ कि असली क्रांति सिर्फ संकटों को झेलने में नहीं है, बल्कि भविष्य के उस डिजिटल समाज को गढ़ने में है जहां इंसानियत और तकनीक एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि हमसफर हों। मैम की बातें अब मेरे कान में किसी संगीत की तरह गूंजती रहती थी, और मैं बस ये सोच रहा था कि क्या मैं वाकई उस रेवोल्यूशन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर इस कहानी का ये पड़ाव यहां थमता है। क्या कबीर अपनी इस लीडरशिप की थकान से उबर पाएगा?
और क्या वो अपनी टीम को उस मंजिल तक ले जा पाएगा जिसका सपना उसने और मैम ने मिलकर देखा था। उस सुबह जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले मेरा हाथ तकिए के नीचे रखे फोन की तरफ गया। ये मेरी एक ऐसी आदत बन गई थी जिसे मैं चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थी और मैं स्लैक के नोटिफिकेशंस और अनगिनत ईमेल्स के जंगल में खो चुका था। इसे कहते हैं ऑलवेज ऑन कल्चर, जहां हमें लगता है कि अगर हम हर पल उपलब्ध नहीं हैं, तो शायद हम पीछे छूट रहे हैं। मैम ने एक बार बड़े प्यार से मुझे टोका था, कबीर, ये डिजिटल बेड़ियां तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि खोखला बना रही हैं। उन्होंने मुझे सेगमेंटर्स और इंटीग्रेटर्स के बीच का फर्क समझाया था। कुछ लोग होते हैं जो काम और निजी जिंदगी के बीच एक मजबूत दीवार खींचना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों को मिलाकर चलना अच्छा लगता है। मैं शायद एक इंटीग्रेटर बनने की कोशिश में अपनी ही सीमाओं को लांघ चुका था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिमोट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे काम के लिए तैयार रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने समय के मालिक खुद बने। मैंने महसूस किया कि अगर मैं खुद अपनी वेलबींग का ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं अपनी टीम को क्या खाक संभालूंगा। मैम की वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि एक वर्चुअल लीडर को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पुराने तरीकों को कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। पुराने जमाने में जब हम ऑफिस जाते थे तो बॉस को लगता था कि अगर कोई कुर्सी पर बैठा है तो वो काम कर रहा है। इसे फेस्ट टाइम कहते थे, जो अक्सर एक छलावा होता था। पर अब जब हम सब अपने अपने घरों में थे तो ये इनपुट बेस्ड मॉडल काम नहीं कर सकता था। अब हमें आउटकम बेस्ड मॉडल की जरूरत थी। मैम ने मुझे सिखाया कि मुझे इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि रोहन दोपहर के 2 बजे अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा है या नहीं। मुझे मतलब इस बात से होना चाहिए कि शाम तक उसका डिलीवरेबल मेरी मेज पर है या नहीं। ये बदलाव सुनने में तो आसान लगता है, पर इसे अपनाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए ट्रस्ट का एक ऐसा स्तर चाहिए था जहां मैं सिर्फ काम पर नहीं बल्कि इंसान की नीयत पर भरोसा कर सकूं। रिमोट वर्क में आजादी और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। तभी मुझे अनीता की याद आई। उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो दिखता नहीं उसे भुला दिया जाता है। उसे लगता था कि चूंकि वो लंदन में बैठी है और हेड ऑफिस में किसी से मिल नहीं पाती, तो शायद उसका प्रमोशन कभी नहीं होगा। इसे प्रॉक्सिमिटी बायस कहते हैं, जहां हम उन लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारे शारीरिक रूप से करीब होते हैं। मैम ने मुझे आगाह किया था कि एक लीडर के तौर पर मुझे अपनी आंखों के बजाय अपने मैट्रिक्स पर भरोसा करना होगा। मुझे ये सुनिश्चित करना था कि अनीता का काम उसकी मौजूदगी से ज्यादा शोर मचाए। हमने तय किया कि हम करियर कॉन्वर्सेशंस के लिए अलग से समय निकालेंगे, जहां हम सिर्फ आज के काम की नहीं बल्कि उसके आने वाले कल की बात करेंगे। रिमोट वर्क में विजिबिलिटी सिर्फ ऑफिस में घूमने से नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों को सही ढंग से साझा करने से आती है। एक दिन कॉल पर मैंने रोहन की आवाज में एक अजीब सी थकावट महसूस की। वो सिर्फ काम की बात कर रहा था, पर उसकी बातों में वो पुरानी चमक गायब थी। मुझे मैम की वो बात याद आई कि वर्चुअल दुनिया में हमें सोशल कैपिटल बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हम साथ बैठते हैं तो एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव पत लेते हैं, पर स्क्रीन पर यह सब छुप जाता है। मैंने रोहन से सिर्फ ये पूछा, रोहन, काम छोड़ो, ये बताओ कि तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो। पहले तो वो झिझका, पर फिर उसने बताया कि कैसे वो पिछले कई हफ्तों से अपने घर से बाहर नहीं निकला है और उसे प्रोफेशनल आइसोलेशन महसूस हो रहा है। उसे लग रहा था कि वो एक मशीन का हिस्सा बन गया है जिसका काम सिर्फ कोड लिखना है। उस दिन मैंने समझा कि रिमोट वर्क में एम्पैथी यानी सहानुभूति सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक टूल है। मुझे उसे ये याद दिलाना था कि वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी जरूरत इस टीम को है।
मैम अक्सर कहती थी कि रिमोट वर्क में लीडर को एक कोच की भूमिका निभानी होती है, न कि एक कमांडर की। कमांडर हुक्म देता है, जबकि कोच रास्ता बनाता है और बाधाओं को हटाता है। मैंने अपनी टीम के साथ साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाने पर काम करना शुरू किया। इसका मतलब था एक ऐसा माहौल जहां कोई भी बेझिझक अपनी गलती मान सके या कोई नया आइडिया पेश कर सके, बिना इस डर के कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा। मैंने महसूस किया कि जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। हमें सिर्फ टूल्स और टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि ह्यूमन कैपिटल पर निवेश करना था। टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, पर जो जज्बा एक इंसान अपने साथ काम पर लाता है, उसे कोई भी सॉफ्टवेयर रिप्लेस नहीं कर सकता। धीरे धीरे हमारी टीम की संस्कृति बदलने लगी। हमने अपनी मीटिंग्स को सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने का जरिया बना लिया। हमने डिजिटल रिचुअल्स शुरू किए, जैसे कभी कभी हम सब मिलकर सिर्फ कॉफी पीते और कोई काम की बात नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें हमें ये याद दिलाती थी कि हम सब एक बड़े मिशन का हिस्सा है। मुझे याद आया कि कैसे मैम ने एक बार फ्रांसिस फ्रे का जिक्र किया था, जिन्होंने कहा था कि लीडरशिप का असली टेस्ट यह है कि आप दूसरों को कितना बेहतर बना पाते हैं। मैंने महसूस किया कि रिमोट लीडर के तौर पर मेरी सफलता इस बात में नहीं थी कि मैंने कितने प्रोजेक्ट्स पूरे किए, बल्कि इस बात में थी कि मैंने अपनी टीम के कितने लोगों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया। उस दोपहर जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मेरा लैपटॉप अंदर मेज पर रखा था, पर मेरा दिमाग अब उस पर नहीं था। मैंने सीख लिया था कि काम का एक हिस्सा होना और काम में पूरी तरह डूब जाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। रिमोट वर्क ने मुझे वो आजादी दी थी कि मैं अपने परिवार के साथ दोपहर का खाना खा सकूं, पर उसने मुझ पर यह जिम्मेदारी भी डाली थी कि मैं उस समय का पूरा सम्मान करूं। ये रेवोल्यूशन सिर्फ काम करने की जगह बदलने के बारे में नहीं था, ये अपनी जिंदगी जीने का एक नया सलीका खोजने के बारे में था। पर अभी भी एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा था, क्या यह बदलाव हमेशा के लिए रहने वाला था? जब दुनिया फिर से पूरी तरह खुल जाएगी, तो क्या हम फिर से उन्हीं पुराने दफ्तरों की भीड़ में खो जाएंगे, या फिर हमने जो ये नया रास्ता खोजा है, ये हमें किसी और ही मंजिल की तरफ ले जाएगा? मुझे लग रहा था कि कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब आने वाला है, जहां हमें यह तय करना था कि भविष्य का वो नया समाज कैसा होगा जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर कबीर की ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे अतीत के अनुभवों और भविष्य की संभावनाओं के बीच एक सेतु बनाना था। मैम की बातों की गूंज अब पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। उन्होंने कहा था, कबीर, क्रांति वो नहीं है जो बाहर होती है, क्रांति वो है जो तुम्हारे भीतर के डरों को खत्म कर दे। मैंने अपने भीतर झांका और पाया कि वो डर अब काफी कम हो गया था। मैं तैयार था उस आखिरी कदम के लिए जो न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी टीम की नियति बदलने वाला था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर इस कहानी का यह हिस्सा अब एक गहरी सोच के साथ यहां समाप्त होता है। पर याद रहे, जहां एक हिस्सा खत्म होता है, वहीं से असली कहानी की जड़ें और मजबूत होती है। वो जो कहते हैं ना कि हर सफर का एक खूबसूरत अंत होता है, शायद वो गलत कहते हैं, क्योंकि कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, बस वो एक नई शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। उस सुबह जब मैंने अपनी खिड़की के पर्दे हटाए, तो धूप की एक सुनहरी किरण सीधे मेरे कीबोर्ड पर पड़ी। मुझे याद आया कि कैसे कुछ महीने पहले यही कमरा मुझे एक कैदखाने जैसा लगता था, जहां मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन और अकेलेपन से जूझ रहा था। पर आज न जाने क्यों यहां की हवा में एक अलग ही सुकून था। मैंने अपने लैपटॉप को छुआ और मुझे महसूस हुआ कि ये मशीन अब सिर्फ प्लास्टिक और सर्किट का टुकड़ा नहीं रह गई थी। ये एक पुल बन चुकी थी जिसने मुझे उन लोगों से जोड़ दिया था जिन्हें मैंने कभी शायद करीब से देखा भी नहीं था, पर जिन्हें
मैं अब अपनी धड़कनों की तरह समझता था। मैम अक्सर एक बात कहती थी जो अब मुझे पूरी तरह समझ आ रही थी। वो कहती थी कि डिजिटल माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद सकें या किसी वर्कशॉप में सीख सकें। ये एक नजरिया है, एक चश्मा है जिससे आप दुनिया को बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं। इसमें सिर्फ तकनीक को अपनाना नहीं, बल्कि उस तकनीक के जरिए इंसानी रिश्तों को दोबारा परिभाषित करना शामिल है। मैंने महसूस किया कि ये जो रिमोट वर्क रेवोल्यूशन हुआ है, इसने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, बल्कि हमें ये सिखाया कि दूर रहकर भी कैसे करीब रहा जाता है। मुझे वो दिन याद आया जब हिरोशी ने अपनी स्क्रीन पर टोक्यो के चेरी ब्लॉसम्स दिखाए थे और अनीता ने लंदन की उस पहली बारिश की खुशबू को अपने शब्दों में बयान किया था। हम भले ही अलग अलग टाइम जोन्स में जी रहे थे, पर हमारी मंजिल एक ही थी। हमारी टीम में अब वो अस वर्सेस देम वाली दीवार पूरी तरह गिर चुकी थी। हमने एक शेयर्ड आइडेंटिटी बना ली थी। ये पहचान सिर्फ हमारी कंपनी के लोगों से नहीं थी, बल्कि उस भरोसे और सम्मान से थी जो हमने एक दूसरे के लिए पैदा किया था। मुझे एहसास हुआ कि जब हम किसी को सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसकी अपनी खुशियां हैं, अपनी परेशानियां हैं और अपना एक अलग कल्चर है, तो काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, वो एक इबादत बन जाता है। मैम ने एक बार ग्लोबल माइंडसेट का जिक्र किया था और आज मुझे लग रहा था कि हम सब उस बड़े बिना सरहदों वाले संसार के नागरिक बन चुके थे। जैसा कि मैम अक्सर कहती थी, हमें अपने बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां बॉर्डर्स सिर्फ नक्शों पर हों, दिलों में नहीं। एक दिन ऑफिस के पुराने ग्रुप पर किसी ने पूछा, क्या तुम्हें ऑफिस की याद नहीं आती? मैंने मुस्कुराते हुए सोचा कि याद तो उन चीजों की आती है जो पीछे छूट गई हो, पर मेरी टीम तो हर पल मेरे साथ थी। वो जो कॉफी मशीन के पास वाली गपशप थी, वो अब हमारी वर्चुअल कॉफी डेट्स में बदल गई थी। वो जो बॉर्डरूम की गर्मागर्म बहसें थी, वो अब कोलैबोरेटिव डॉक्स पर शांत और सुलझी हुई चर्चाओं में तब्दील हो चुकी थी। हमने ये सीख लिया था कि उत्पादकता का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि उस काम को सही नियत और सही तालमेल के साथ करना है। मैंने ये भी जाना कि एक लीडर का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब वो सबके सामने खड़ा होकर हुक्म देता है, बल्कि तब होता है जब वो अपनी स्क्रीन के पीछे बैठकर अपनी टीम को वो पंख देता है जिनसे वो ऊंची उड़ान भर सके। रोहन, जो कभी अकेलेपन से घबराता था, अब अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। उसने अपने काम और अपनी पेंटिंग के शौक के बीच एक खूबसूरत संतुलन बना लिया था। अनीता, जो अपने करियर को लेकर असुरक्षित थी, अब एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर रही थी। और मैं अब वो कबीर नहीं था जो हर नोटिफिकेशन पर चौंक जाता था। मैंने जान लिया था कि कब जुड़ना है और कब खुद को उस डिजिटल शोर से अलग करना है। मैम ने मुझे सिखाया था कि खुद की वेलबींग का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। अगर आपका दिया खुद तेल से भरा नहीं होगा, तो वो दूसरों को रोशनी कैसे देगा? उस रात मैंने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना पलटते हुए कुछ लिखा। मैंने लिखा कि ये क्रांति सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के बारे में नहीं थी। ये तो एक मौका था ये समझने का कि हम इंसान कितने रेसिलिएंट हैं। हमने एक वैश्विक संकट को एक अवसर में बदल दिया। हमने दूरी को मजबूरी नहीं, बल्कि एक ताकत बना लिया। हमने ये साबित कर दिया कि एक टीम का दिल उसकी बिल्डिंग में नहीं, बल्कि उसके लोगों के जज्बे में धड़कता है। मुझे वो बात याद आई कि कैसे तकनीक हमें जोड़ती है, पर इंसानियत ही वो धागा है जो उस जोड़ को मजबूत बनाए रखता है। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे प्यार से थपथपाया। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे और हर तारा जैसे एक रिमोट वर्कर की तरह अपनी जगह पर चमक रहा था। अकेला, पर एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा। मुझे अब उस भविष्य से डर नहीं लग रहा था जहां एआई और डिजिटल टूल्स हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक हमारे पास एम्पैथी, ट्रस्ट और शेयर्ड आइडेंटिटी
जैसे बुनियादी मानवीय मूल्य हैं, तब तक कोई भी मशीन हमारा स्थान नहीं ले सकती। मेरी कहानी, कबीर की कहानी, शायद यहां एक ठहराव ले रही है, पर आप सबकी कहानियां अब शुरू होने वाली है। हम सब इस नए दौर के मुसाफिर हैं। हमें बस ये याद रखना है कि हम जहां भी हों, जिस भी कोने में बैठकर काम कर रहे हों, हम अकेले नहीं हैं। हमारी मेहनत, हमारा जुनून और हमारा एक दूसरे पर भरोसा ही हमें इस रिमोट वर्क रेवोल्यूशन में जीत दिलाएगा। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे में फैली उस शांति को महसूस किया। ये वो शांति नहीं थी जो डराती है, बल्कि वो खामोशी थी जो आपको आपके भीतर की आवाज सुनने का मौका देती है। वो आवाज जो कहती है कि सब ठीक है, तुम सही रास्ते पर हो। आज का ये सफर माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर यहीं तक था, पर याद रखिएगा, ये आवाज आपके कानों में हमेशा गूंजती रहेगी, आपको ये याद दिलाने के लिए कि बदलाव से डरना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना है। जब हम अपनी सोच की सरहदें तोड़ते हैं, तभी हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनते हैं जहां वाकई कोई सरहद नहीं होती। तो बस अब मुस्कुराइए, एक लंबी सांस लीजिए और अपने उस अगले डिजिटल कदम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि असली क्रांति तो अभी शुरू हुई है और आप उसके सबसे जरूरी सिपाही हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों से जुड़ने का कोई भी मौका मत छोड़िएगा, चाहे वो स्क्रीन के जरिए ही क्यों न हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और कहानी, किसी और एहसास और किसी और क्रांतिकारी सोच के साथ। तब तक के लिए विदा।